नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि वक्फ कानून को लेकर गहमा गहमी का आलम है और इस बीच पटना में यानी आज पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान, वहां पर वक्फ कानून को लेकर एक बड़ी रैली हुई और उस रैली में तमाम अलग अलग दलों के नेताओं ने भी शिरकत की। इस रैली में अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज के लोग भी आने की कोशिश उन्होंने भी की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो मुस्लिम समाज है उस समाज के लोगों ने यहां आकर साफ साफ एक चुनौती पेश की है। चुनौती है मोदी सरकार के सामने, चुनौती है बिहार सरकार के सामने। और इस रैली में एक नहीं बल्कि चार अलग अलग राज्यों को वहां इनवाइट किया गया था, जिसमें बिहार भी, उसके अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और आप जानते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इस लिहाज से भी इस रैली में काफ़ी भीड़ थी। पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में कहा जाता है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा की भीड़ जुटी थी आज, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये रैली। लेकिन इस रैली में जो कुछ था, जरा विजुअल्स आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कुछ विजुअल्स लेकर आइए फुल स्क्रीन और उसके जरिए देखिए इस रैली में क्या आलम था, क्या किस ढंग से पूरा का पूरा एक माहौल बना हुआ था। जरा स्क्रीन पर साउंड के साथ लेकर आइए इस तमाम घटनाक्रम को। देख रहे हैं कि पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां भीड़ जुटी हुई है और इस भीड़ में सबसे बड़ी बात कि तमाम नेता, बिहार के तमाम नेता यहां मौजूद थे और किशनगंज से कांग्रेस के एमपी और किशनगंज से कांग्रेस के एमपी और किशनगंज से कांग्रेस के एमपी और किशनगंज से कांग्रेस और मुसलमान और हमारे आपके आने को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए और मुसलमान और हमारे और किशनगंज से कांग्रेस के एमपी और किशनगंज से कांग्रेस। तो यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले विपक्ष ने एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और विपक्ष को यह मौका खुद बीजेपी ने दिया है। बल्कि बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इस समय जितने भी पैंतरे आजमा रही है, सब में विपक्ष को बीजेपी और मजबूत होने का मौका दे रही है। पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान की यह तस्वीर आप देख रहे थे, जहां गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हुए। मुस्लिम संगठनों की अपील पर विपक्षी नेताओं ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव समेत कई नेता यहां मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे और वहां से उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार यानी एनडीए के खिलाफ जमकर हमला बोला। वक्फ संशोधन कानून का विरोध विपक्ष पूरी तरह से करेगा, ये बात आज फिर जाहिर हुई। आपको याद होगा कि इससे पहले ईद के वक्त भी बिहार में वक्फ संशोधन कानून पर एनडीए सरकार घिर गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी के तो कई सहयोगी ही पार्टी छोड़कर चले गए और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार दावत का बहिष्कार कर बता दिया था कि अब वो एनडीए को सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज गांधी मैदान में फिर यही बात सुनाई दी। वक्फ संशोधन कानून के साथ साथ अब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का चुनाव आयोग का जो नया खेल है वो भी चल रहा है और संविधान बदलने की कोशिश की बात भी अब फिर से शुरू हो गई है। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाना, ये भी एक अलग तरह की राजनीति जो पहले से चली आ रही है उसको भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, यानी ध्रुवीकरण जिसको कह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई यानी ध्रुवीकरण, इसको बढ़ाने का, और ये सब कुछ बीजेपी कर रही है और इन तमाम मसलों का विरोध गांधी मैदान में इस मंच से किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया है कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे और बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी
सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर ये आपका वोट काटेंगे ताकि मतदाता पहचान पत्र ना बन सके। फिर यह आपको राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं से वंचित कर देंगे। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि आप सचेत रहिएगा। एनडीए सरकार के लोग कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट से काट नहीं दें, किसी को आप अपना हक छीनने नहीं दीजिएगा। ये तमाम बातें यहां तेजस्वी यादव कह रहे थे। और इसके अलावा भी तेजस्वी यादव का एक लंबा चौड़ा भाषण यहां पे, उसका एक छोटा सा हिस्सा और सुनाने की कोशिश करता हूं। आवाज बहुत अच्छी नहीं आई जब रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन फिर भी जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। क्या चलाएगा? बदलने वाला है, सुल्तान बदलने वाला है। ढाका से लाहौर, रांची से कराची, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का किया। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, हम सबों का देश है। तो ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमारे लिए देश का संविधान भी अहम है और इस्लाम की का शरीयत भी। मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं जी सकते, जो उसे खत्म करना चाहेगा हम उसका पंजा मरोड़ देंगे, ये कह रहे हैं AIMIM के विधायक। और इस मंच पर वो भी मौजूद थे। आप जानते हैं कि AIMIM के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो AIMIM का साथ आना भी बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण को दिखा रहा है, क्योंकि आज ही ओवैसी ने कहा है कि उनका मकसद एनडीए को सत्ता से हटाना है, इसीलिए महागठबंधन के साथ वो आ सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले शाम को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नासिर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी RSS ने वक्फ बिल लाकर अल्पसंख्यकों की पहचान पर हमला करने की कोशिश की है। पिछले कई दिनों से बीजेपी संविधान में सेकुलरिज्म शब्द निकालने की बात कर रही, संविधान से निकालने की बात कर रही है, सेकुलरिज्म शब्द को भी। और इसके अलावा यहां साफ साफ यानी बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है, यानी एक तरफ पहचान पर हमला और दूसरी तरफ देश की संस्कृति पर भी हमला। इससे लोगों के अधिकार ही खत्म नहीं होंगे, बल्कि ये समानता की गारंटी पर भी हमले की कोशिश है। ये बातें कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर हुसैन। आइए जरा सुन लेते हैं कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिरकार वक्फ बिल पास हो गई, एक्ट हो गया, तो अभी भी क्यों विरोध चल रहा है? तो कौन सी ऐसी बात है जिसको लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं? ये वक्फ से एकदम साफ है। जिस तरह का एक्ट आया है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कई सारे बिल्स आते हैं, पास भी हो जाते हैं। जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके पास नंबर्स होते हैं, इसलिए पास हो जाते हैं। बीजेपी RSS वक्फ का एक बिल लेके आके अल्पसंख्यकों की पहचान पे हमला करने की कोशिश की। और पिछले कई दिनों से बीजेपी सेक्युलरिज्म शब्द को संविधान से निकालने की बात कर रही है। एक तरफ आइडेंटिटी के ऊपर हमला, दूसरी तरफ इस देश के कल्चर के ऊपर हमला। इससे सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार ही नहीं खत्म होगा, लेकिन बराबरी की जो गारंटी हमारा संविधान हर एक मजहब के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक प्रांत के लोगों को जो बराबरी की जो गारंटी देता है, उसको खत्म करने की कोशिश कर। ये जो अटैक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, ये कोई एक स्ट्रे आदमी या कोई एक लीडर इधर उधर बोल दे रहा है, ऐसा है। ये संगठित तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं 2024 के चुनाव के टाइम पे 400 पार का नारा इन्होंने दिया था। सब सोच रहे थे कि ये
1984 का जो रिकॉर्ड था कांग्रेस पार्टी का, उसको पार करना चाह रही है भाजपा और एनडीए। लेकिन इनका जो हिडन एजेंडा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पूरी तैयारी कर लिए थे। देश की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस इस बात को बार बार लेके गई, याद दिलाई कि संविधान को बदलना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उनको मेजोरिटी नहीं मिली। आज बैसाखी पे वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब उनके पास ताकत नहीं है, नंबर्स नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते, वो बिट्स एंड पीसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोविजंस हैं उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो आज बार बार डिबेट छेड़ने की कोशिश। तो सुन रहे थे आप यहां नासिर हुसैन, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पटना में हुई इसी मसले पे और संविधान के मसले पे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हो रही थी अभी आप सुन रहे थे। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी ने दे दिया है विपक्ष को मजबूत होने का मौका, अपनी पॉलिटिक्स में क्या सत्ता दांव पर लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इन सबके बीच वक्फ का मामला क्या इतनी आसानी से शांत हो जाएगा। अभी जबकि जुलाई का महीना आ रहा है, फिर से सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी नॉर्मल वे में, क्योंकि अभी तक समर वेकेशन और समर बेंचेस लग रहे हैं, लेकिन वक्त पर वहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और फैसला आने का अभी का इंतजार है। लेकिन उन सब के बीच क्या सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इतने मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक मंच पे आना और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का एक मंच पे आना, इसके क्या मायने हैं। बिहार चुनाव से पहले पटना की ये रैली क्या मायने रखती है, और तब जबकि बिहार में एक अच्छी खासी कहें तो संख्या जो है वोटरों की संख्या है, अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या है, उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे। इन सब पर अब जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। फराह साकिब साहब सीधे जुड़े हुए हैं उधर बिहार से, आपका स्वागत है। इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्त जी, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, अमरिंदर उपाध्याय जी, आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शाकिब साहब, आपके पास ही आना चाहता हूं। पटना में आखिर क्या कुछ हुआ आज, जरा आपसे समझूं, और इसका कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया सभी साथियों को, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। राजीव भाई, आज की इस रैली से पहले बिहार के हर जिले में इमारत शरिया जो मुसलमानों का एक प्रतिनिधि संगठन है, एक बड़ा प्रतिनिधि संगठन है बिहार, उड़ीसा और झारखंड के इलाके में, उसकी तरफ से बिहार के सभी जिलों में जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। हमारे यहाँ मुंगेर में भी हुआ था 5 मई को, चंपारण में हुआ, जमुई में हुआ, किशनगंज, सीमांचल के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग वहां जुट रहे थे। और उसके बाद ही उन सबको आमंत्रण जो है दिया जा रहा था कि 29 जून को पटना के गांधी मैदान में आपको जमा होना है और हम लोग मिलकर के जो है एक साथ आवाज बुलंद करेंगे। तो आज लाखों की संख्या में मुसलमान पटना के गांधी मैदान में जमा हुए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पटना चौक कर गया है और लोग अपने संसाधन से, ये कहीं नरेंद्र मोदी के रैली में लाई जाने वाली भीड़ नहीं है जिसको भाड़ा देके और खाना पीना देकर के बुलाया जाता है। लोगों ने अपने अतः जो है उसकी जाने की व्यवस्था की है, खाने पीने की व्यवस्था की है और लोग वहां पहुंचे हैं। और उस मंच पर जो अमीर शरीयत है, इमारत शरिया के अभी जो अमीर शरीयत है फैसल रहमानी साहब, उनके साथ तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल हैं, उनके जो बड़े चेहरे हैं, आपको वो तमाम लोग दिखाई दिए, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब भी आए, इमरान प्रतापगढ़ी आए, कन्हैया कुमार भी थे, इधर राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव भी थे, दीपांकर भट्टाचार्य, सभी लोग थे। और एक साथ मिलजुल करके इस कानून के खिलाफ, इस कानून का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, दरअसल ये वक्फ के कानून का विरोध तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि बीच में इन लोगों की तरफ से ये बातें चलाई जा रही थी कि मुसलमानों के वोट में डिवीजन हो सकता है, पसमानदा और अशराफ का डिवीजन हो सकता है, पसमानदा मुसलमान नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। तो वो जो डिवीजन बनाने की कोशिश की गई थी, अशराफ और पसमानदा वाली, जो भाजपा का नैरेटिव सेट किया जाता रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, उसको पूरी तरह से आज की इस रैली ने ध्वस्त कर दिया है। क्या पसमानदा, क्या अशराफ, वहां चिलचिलाती धूप में सब लोग बैठे हुए थे, बिना किसी जाति, बिना किसी क्षेत्रीयता के भाव के, सबका एक ही मतलब एक जो है एकेश्वरवाद की बुनियाद पर सब लोग वहां बैठे हुए थे। और वक्फ को लेकर के सब लोगों को लगता है कि ये हमारी चीजें हैं
सरकार इनको लेकर के गौतम अडानी को और अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को देना चाहती है, बांटना चाहती है, उसको लेकर के हम सब एकजुट हैं। और ये मैसेज एकदम एक तरफ से समझिए, एक तरफ से नीतीश कुमार को और भाजपा को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प वहां से लिया गया है। बिहार चुनाव को लेकर के भी एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया है जनता दल यूनाइटेड और जो दीगर पार्टियां हैं उनमें। चिराग पासवान तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। अगर चिराग पासवान को थोड़ी भी उम्मीद का वोट उनको मिलेगा तो आज वो अपनी रैली बहुजन भीम संवाद राजगीर में नहीं कर रहे होते। प्रशांत किशोर को भी पता है कि उनके साथ कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर भी कार्यक्रम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी आज कार्यक्रम था। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का आज इस कार्यक्रम के अलावा कहीं कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं था। एक वैश्य समाज की रैली, बड़ी रैली हुई थी राजद के समर्थन में, जहां तेजस्वी यादव गए थे। तो ये तमाम डेवलपमेंट है बिहार में और इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है कि मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है और साफ उस मंच से ऐलान कर दिया गया है कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, अनकंडीशनल हम उनके साथ हैं। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और कोर्ट भी गए हैं। आरजेडी की तरफ से भी पिटीशन दाखिल की गई है, कांग्रेस की तरफ से भी पिटीशन दाखिल की गई है। तो बहुत स्पष्ट संदेश भी चला गया है गांधी मैदान से, जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के कार्यालय में। भाजपा का तो खैर मैं की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब जनता दल यूनाइटेड के लोगों को जिनको लग रहा था कि कुछ अभी उनके पास है मोहरे जिनको वो निकालेंगे और उसके बाद वो जो है मुसलमानों का वोट समेट ले जाएंगे कुछ हिस्सा, तो अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। इंटैक्ट 18% मुसलमानों का वोट वो महागठबंधन के पक्ष में एकजुट हो चुका है। और इमानत शरिया जो बड़ा प्रतिनिधि संगठन माना जाता है बिहार का, अगर उसकी कॉल पर तमाम लोग गए हैं और उसकी तरफ से इनडायरेक्टली अगर ये मैसेज चला गया है तो ऑटोमेटिकली मुसलमानों के हर एक घर में ये मैसेज जा चुका है कि आपका वोट जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जाना चाहिए, जहां जिसका सिंबल होगा। कांग्रेस का सिंबल हो, माले का सिंबल हो, सीपीआई का हो, सीपीएम का हो, आरजेडी का हो, जो महागठबंधन के और मुकेश बीच में चर्चा हुई थी। एक चीज और बता देता हूं कि बीच में मुकेश सहनी के भी इस सम्मेलन में शामिल होने की चर्चा थी। कल भी उनका बयान आया था कि हम इस सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन आज वो न उनका कोई नुमाइंदा और न वो खुद शामिल हुए हैं। तो इसलिए बीच बीच में ये खबरें आती रहती हैं कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से बाहर जाके एनडीए में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आज जो है आज जो जिस तरह से वो जब वो इस सम्मेलन से दूर रहे हैं, तो इस ये जो कयास आ रही है कि मुकेश सहनी जो है गठबंधन बदल भी सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा बल मिला है। और उनको काउंटर करने के लिए एक और निषाद समाज की पार्टी बनाई गई है, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी और निषाद नेता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उनकी एक पार्टी भी आज लॉन्च हुई है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मैं आपको बता सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी और भी बहुत कुछ इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जयशंकर जी जरा आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। और इस भीड़, इस रैली और इस एकजुटता के क्या मायने हैं अगर बिहार के लिहाज से, बिहार के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, इसके मायने बहुत साफ हैं कि मुसलमान मतदाता बिहार का जो है इस बार नीतीश कुमार या चिराग पासवान या जीतन राम मांझी के झांसे में नहीं आने वाला है और वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। एक तो क्लियर है। हालांकि ऐसे भी अगर इस तरह की इतनी बड़ी रैली नहीं होती तो भी माना ही जाता है कि बिहार का मुसलमान इस बार जो है कम से कम वो एनडीए के लोगों के साथ नहीं जाने वाला है। लेकिन इसका उलट ये भी है कि बीजेपी यही चाहती भी है। भाजपा की रणनीति जो है वो दिखा करके कि 18% वोट इनके साथ है, देखो मुसलमान सारे एकजुट हो रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, माले या और जो घटक दल उसके हैं महागठबंधन के साथ, तो हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो। और इस आधार पे वो यूपी में 2014 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर के दंगोवाद के बारे में जीत चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है मुनस्सर करेगी कि जो विपक्ष है, कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआईएमएल के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो सीपीएम सीपीआई है, या और एक दो जो उनके साथ जुड़ने वाले हैं लोग, ये लोग अपने अपने जो जनाधार है इनका, खासतौर से हिंदुओं में, उनको किस हद तक ये समझा पाते हैं कि देखो भैया ये वक्त की लड़ाई जो है ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये सीधी सीधी बात है कि जमीन पे
कैसे अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो जाए। क्योंकि देखिए, देश में 2-3 लोगों के पास सबसे अधिक जमीनें हैं, सेना हो गई, रेलवे हो गया, उसी तरह से वक्फ बोर्ड भी है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड भी है, इसके पास भी काफ़ी ज़मीन है जो लोगों ने दान करके वक्फ करके जो कर दिया था जी। तो अब चूंकि रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें इन्होंने निजी हाथों में बेच दी, हवाई अड्डों को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, मतलब बेच दिया, उसके बाद रेलवे का हो गया, फिर सेना की ज़मीन भी जगह जगह बेची जा रही है, अडानी भाई को दी जा रही है। तो अब जैसे बम्बई का मामला तो सबको मालूम है कि मुकेश अंबानी का जो अंटालिया बना हुआ है वक्फ की ज़मीन पे है, जिसको लेकर के कानूनी लड़ाई हो रही है, चल रही है, अदालती प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर अपोजिशन ये समझा सका अपने जनाधार को कि भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि हमारी लड़ाई ये इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, जहाँ अन्याय है, जहाँ शोषण है, उसके खिलाफ हम हैं। और दूसरा ये संविधान वाली बात तो एकदम क्लियर है, संविधान बदलने की इनकी जो मंशा, देखिए राजीव जी, आज हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए को 370 और 400 के पार सीटें मिल गई होती तो अब तक देश का नक्शा क्या होता, संविधान कब का बदल चुका होता। इनके दिमाग में बातें घुसी हुई हैं कि भाई ये संविधान जिसको गोलवलकर साहब ने बहुत पहले ही खारिज कर दिया था, जिसको इनके जो आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने पहले खारिज कर दिया था, भाजपा के तमाम सांसद और सब कह रहे थे कि साहब हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और अब तो आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले साहब, वो कह रहे हैं कि साहब संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटा देना चाहिए। ये लाइन उनको जोड़ देना चाहिए कि उसके बाद मनुस्मृति लागू करना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने 11 साल में और कुछ काम किया हो या ना किया हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को पूरी तरह से लागू किया है। इस बार थोड़ी उम्मीद थी कि चूंकि उनका बहुमत सिमट करके 240 सीटों पे आ गया था और एनडीए भी 293 के आसपास रह गई थी, तो ये थोड़ा मिलजुल करके ऐसे काम करेंगे जिससे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना मिले। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे लोग इस ढंग से सरेंडर हो गए। अब किस कारण से हो गए? चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ केसेस जो थे जिसमें वो जेल जा चुके थे, उससे उनको मुक्ति मिल गई। नीतीश कुमार को पता नहीं क्या मिल गया, पैकेज मिल गया नहीं मिल गया, वो तो बात की बात है। मोदी जी तो भाषणों में बहुत कुछ सबको दे देते हैं, देते ही रहते हैं। तो लेकिन ये लोग पूरी तरह से सरेंडर हो गए। अब सरेंडर हो गए तो आप सोचिए कि अल्पमत की सरकार, 240 सांसदों की सरकार, 272 चाहिए तो उसमें 240 है भाजपा के पास। उस सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लिया, वक्फ में संशोधन किया, वक्फ कानून में संशोधन किया। इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? जो सो कॉल्ड अपने को सेकुलर कहने वाले लोग हैं, चाहे वो चिराग हो, उनके पिताजी थे, चिराग के बारे में क्या कह सकते हैं, उनकी कोई रीति नीति है भी कि नहीं मालूम नहीं है, बीच बीच में कुछ बोलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, उनकी पूरी पार्टी जो सेकुलरिज्म के आधार पर खड़ी हुई बताती जाती है, और ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कम से कम बिहार में कभी सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया। इन सारे लोगों ने जाकर के सरेंडर किया। चंद्रबाबू नायडू ने सरेंडर किया, पिछली बार वो एनडीए से इसीलिए 2-2 बार अलग हो गए थे। अब इनका जब बल मिल गया तो फिर इन्होंने कर लिया, आराम से कर लिया, वक्फ संशोधन विधेयक पास कर लिया, कानून बना दिया। तो इसलिए ये बिहार के लोगों को, बिहार के अपोजिशन के ऊपर ये दायित्व बनता है कि ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की समस्या नहीं है, ये एक फासिज्म का जो दौर चल रहा है, उस दौर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है, इसको हिंदुओं को, खास तौर से जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको जाकर के समझाने बताने की जरूरत है कि भाई एनडीए की सरकार का बने रहना आपके अस्तित्व के लिए, आपके हितों के विरुद्ध है। अगर ये बात समझा पाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो बीजेपी का खेल बहुत साफ है कि उधर मुसलमानों को कर दीजिए, कहिए कि देखिए साहब मुसलमान एकजुट हो रहे हैं तो हिंदू तुम लोग भी एकजुट हो जाओ, और हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करके ये खेल खेलना चाहते हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जरा आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, अभी भी आप पटना से लौट के आए हैं,
और बहुत कुछ अभी आप वहाँ देख भी रहे हैं और देखा भी आपने। ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे, ये जो रैली है इसका कितना असर पड़ेगा वक्फ संशोधन जो बिल है उसका, बिल नहीं अब की कानून, अब तो कानून है जिसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका कितना असर पड़ेगा ये ज़रा बताइए, और आज की इस रैली का असर कितना? जी शुक्रिया राजीव जी। इस रैली का एक संदेश साफ है, जो हमारे पूर्व पैनलिस्ट साथियों ने भी कहा, जयशंकर जी ने कहा, फराज शकीम जी ने कहा कि इस रैली में नीतीश कुमार को स्पष्ट रूप से नुकसान होने जा रहा है और मुसलमान एकजुट हैं, एक मंच पर हैं अपने अधिकार के लिए, वक्फ की बात के लिए, वक्फ की लड़ाई के लिए। लेकिन इस स्थिति के अपने राजनीतिक खतरे भी महागठबंधन को हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि जयशंकर जी ने कहा कि निश्चित रूप से इसका दूसरी तरफ से हिंदुत्व के आधार पर पोलराइजेशन का एक अपॉर्चुनिटी बीजेपी खड़ा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बात, इसका काउंटर जरूरी है जानना कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो हिंदुत्व के आधार पर कभी एकजुट हुआ नहीं है। बिहार को जातिगत समीकरण के आधार पर, कुनबों के आधार पर, जातीय कुनबों के नेताओं और उनके प्रभाव के आधार पर देखा जाता है, और आज भी बिहार की राजनीति जातीय आधार पर जो बड़े बड़े नेता हैं उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो इस वजह से ये जो रैली है, इस रैली का महागठबंधन के साथ में खड़ा होना या महागठबंधन के नेताओं का वक्फ बोर्ड के साथ में, उनकी लड़ाई के साथ में खड़ा होना एक ऐसा अवसर है जो पूरे चुनाव में एक सर्टेन वोट परसेंटेज तक ला करके महागठबंधन को खड़ा कर देता है। और वो सर्टेन वोट बैंक छोटा नहीं है, वो लगभग सब जोड़े तो 40% के आसपास होता है। केवल आप MY न देखें, बाकी को भी देखें, 40% वोट जुड़ जाता है महागठबंधन के बाकी सबको जोड़ने के बाद, चाहे लेफ्ट हो और दूसरी जातियां हो। अब लड़ाई जो है कि 50% वोट तक कौन पहुंचेगा भाई, क्योंकि मोटे तौर पर ये लड़ाई आमने सामने की है। बीच में जो भी दिख रहे हैं उनकी संख्या, उनके वोट्स इतने कम होंगे कि वो जो 50% वोट के करीब होगा वो सत्ता के पास होगा, ये साफ है। और भारतीय जनता पार्टी ने, जो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है, उन सब जगहों पर एक ऐसा चमत्कार किया कि उनको 50% के पास वोट मिल गए और वो सत्ता में आ गए। तो जहां पर कि गठबंधन बहुत मजबूत था महाराष्ट्र, वैसे उसी तरीके से महागठबंधन बिहार दूसरा एक ऐसा प्रदेश है जहां गठबंधन एनडीए के समांतर सबसे मजबूत है। तो यहाँ क्या बीजेपी वो चमत्कार कर पाएगी कि 50% के आसपास वोट लेकर आ जाए? तो उस हिसाब से देखें तो ये महागठबंधन की एक मजबूत प्रदर्शन ये दिखता है। अब इसमें ये देखा जाए कि बीजेपी इसकी काट कैसे करेगी, राजनीतिक रूप से चीजों को खड़ा कैसे करेगी। जब तक कि वो सांप्रदायिकता को आगे न बढ़ाए, जब तक कि वो हिंदू मुसलमान को न आगे बढ़ाए, और जब तक कि बिहार की राजनीति की जो तासीर है उसको तोड़ने में वो कामयाब ना हो पाए, जो कि हमें दूर का सपना लगता है। बिहार में चाहे जितनी भी कोशिशें की गई हो, सांप्रदायिक आधार पर बिहार में वोटिंग आज तक नहीं हुई है। इवन जब लालू प्रसाद जी ने रोका था लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ, उसके बाद से भी कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कोई हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट हुआ हो। तो ये ताजा हालात हैं। इसके अलावा वैश्य समाज की रैली करना तेजस्वी यादव की ओर से एक नया इनपुट देता है। नए उनका जो पीछे समय में A to Z वाला नारा था तेजस्वी यादव का कि हमें MY की तरह न देखा जाए, हम A to Z वाले हैं, सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने वाले हैं, उस दिशा में ये एक कदम दिखता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो हालिया लोकसभा चुनाव हुए थे, उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले
देखिए तो सिर्फ एक सीट पर ही 2 लाख से ज्यादा वाली बढ़त की जीत मिली थी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में बीजेपी को 25 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली थी। तो ये जो फर्क आ गया है महागठबंधन के कारण लोकसभा चुनाव में, तब जबकि नीतीश कुमार उस खेमे में थे, उसके बावजूद ये जो फर्क आया, ये फर्क बताता है कि बिहार की राजनीति बहुत बदल चुकी है। नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और हाल के दिनों में तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हुए हैं। तो ये नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है, जो उनसे खिसका है, ये बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, जो कि महागठबंधन के साथ जितना ज्यादा जुड़ेगा वो उतना ज्यादा जीत के करीब होगा। और नीतीश के वोट बैंक की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुसलमान एक बड़ा हिस्सेदार या महत्वपूर्ण हिस्सेदार होते हैं। तो नीतीश का वोट बैंक खिसक रहा है, यही इस बिहार के चुनाव को परिणाम देने वाला या बदलाव देने वाला एक सूचक है। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, एक सूचक तो है, बड़ा बदलाव का सूचक हो सकता है। वक्फ संशोधन कानून को जितना इस मसले को दबाने की कोशिश होती रही है, लेकिन ये मामला उतना ही उभरता हुआ हर बार नजर आया है। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ कानून में साथ देने पर नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा, डेटा क्या कहता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इमारत शरिया से जो संदेश आज गया है, वो बिहार की सबसे क्रेडिबल सामाजिक संस्था है मुसलमानों की, और उसके संदेश का मतलब क्या है? उसके संदेश का मतलब है कि पिछली बार ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जिस तरीके से नुकसान किया था, इस बार वो नहीं कर पाएंगे। बहुत स्पष्ट संदेश, इसीलिए ओवैसी की पार्टी के नुमाइंदे वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। वो इस बात को समझते हैं। 5 सीटें वो जीत कर आए थे, लगभग 11-12 सीटों को प्रभावित किया था। तो इमारत शरिया से जो संदेश आज गया है, उसका नुकसान ओवैसी को या जो बी टीम जिसको बीजेपी करती है, वो नुकसान होगा। अब दूसरी बात कि नीतीश कुमार की जरा बात करते हैं, नीतीश कुमार या जेडीयू की बात करते हैं। देखिए राजीव जी, 2014-15 में 2014 के इलेक्शन में नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन के साथ लड़े थे, वामपंथी पार्टियों के साथ लड़े थे। उनको 23.5% मुस्लिम वोट मिला था, ये CSDS का डेटा है। उसके बाद 2015 के असेंबली इलेक्शन में भी नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, और उस वक्त 80% मुस्लिम गठबंधन को गया था, नीतीश कुमार को भी मिला था। उसके बाद 2020 में तो उनको मात्र 5% मिलता है, और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मात्र 6% मिलता है, और 80% वोट जो है वो मुसलमानों का आरजेडी को गया। इसको अगर आप सीटों में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बड़ा फासला होता है। तो अब ये आज की स्थिति के बाद से, या जब जिस दिन ललन सिंह स्पीच दे रहे थे लोकसभा में और वो वोट दिया उन्होंने वक्फ बिल के पक्ष में, ये बड़ा फैक्टर निकलेगा। और मुझे लगता है कि अब 6% भी जो पिछली बार मिल गया था वो अब नहीं मिलेगा। तो और बगैर जेडीयू के पावरफुल हुए बीजेपी अकेले दम पे वहां पे कुछ नहीं कर सकती है। और जब राजीव जी, जब एक बड़ा समाज आपसे निकलता है किसी पार्टी से, तो उसका विजिबल इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, रैलियों में, सोशल मीडिया में, पॉलिटिकल सिनेरियो में। और ये बड़ा समाज अगर नीतीश कुमार से निकल गया है तो इसका असर दूसरे समाजों पर भी पड़ेगा। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि जी पोलराइजेशन बिहार में, तो राम लला वाला जो आडवाणी जी का रथ था वो रोका गया था, अयोध्या का रथ। उसके बाद वहाँ पोलराइजेशन नहीं हुआ, तमाम दंगे हुए, उसके बाद भी पोलराइजेशन नहीं हुआ।
बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पे पोलराइजेशन की संभावना उतनी नहीं है जितनी कि बाकी राज्यों में रहती है, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक न्याय का विमर्श बहुत ज्यादा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये बीजेपी को बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाएगा। और राजीव जी, आज मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को ये वापस करना पड़ेगा। इसका पॉलिटिकल मैसेज बिहार में बहुत गलत जा रहा है। 37% बिहार का मतदाता जो है वो अपने आप को साबित कर पाएगा। 37% मतदाता निशाने पर है, और 37% अगर मतदाता निशाने पर है चुनाव आयोग के, तो ये बड़ा एक सोशल मैसेज बिहार के अंदर जा रहा है कि किस तरीके से लोगों के मताधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है। और ये बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव बहुत बलशाली बनेगा चुनाव आते आते। जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा, लोगों के नाम कटेंगे, कागज नहीं मिलेंगे। और याद कीजिए असम का एनआरसी, 19 लाख लोग असम के एनआरसी में बाहर हो गए, और टारगेटेड था मुसलमानों के ऊपर। बाहर कौन हुआ? 12 से 13 लाख हिंदू परिवार बाहर हो गए, हिंदू परिवार बाहर हो गए। मुसलमान केवल 5 लाख बाहर हुआ, उसमें निशाना मुसलमान का था। तो यही जो असम के एनआरसी में हुआ था, क्योंकि मैं वहां गया था, मैंने देखा था कि कैसे पूरा आंदोलन चल रहा है, कैसे कागज तैयार हो रहे हैं, कैसे वकील तैयार हो रहे हैं। यही पूरा बिहार में मॉडल आएगा, और उसका एक बड़ा सोशल मैसेज बिहार में जाने वाला है। इलेक्शन कमीशन का ये जो कदम है ये बीजेपी को नुकसान करेगा। सेकेंड राउंड में जब मैं बात करूंगा राजीव जी आके, तो संविधान पर जो ये चल रहा है पूरा जगदीप धनखड़ और होसबोले का, ये कैसे संविधान का पूरा मुद्दा वापस राहुल गांधी के पास आ गया, इस पर चर्चा करूंगा। जी बिल्कुल, संविधान का मुद्दा कैसे राहुल गांधी के पास आ गया, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं वक्फ कानून पे, और उसको लेकर आज जो पटना के गांधी मैदान में रैली हुई है, एक ज़बरदस्त रैली, जिसके बारे में बता रहे थे शाकिब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उस रैली के क्या मायने हैं इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कितना असर बिहार के चुनाव पे और उसके बाद कितना असर बंगाल के चुनाव पे पड़ेगा, ये यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। ज़रा अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, इसका चुनाव पे तो असर पड़ेगा, और बिहार पे भी असर पड़ेगा, और बंगाल पे भी असर पड़ेगा। और हो सकता है कि बिहार चुनाव के परिणाम देखते हुए बंगाल तक ये बात फिर आगे बढ़े ही नहीं, बैक होना पड़े। अब अदालत क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो तो अलग का मसला है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसला आएगा तब आएगा, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, तो ये राज्य की साफ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, इस मसले को आसानी से समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो जाने नहीं देगा। और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल भी है। तो ये अस्तित्व का सवाल जब है, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन, जिस तरीके से कहा जाए राजीव जी, वो सहयोगी दल भी जो है वो एक समाज की अस्मिता पर भी चोट कर रहे हैं, उसकी संपत्तियां भी हथियाना चाहते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर ये बनेगा। अब सवाल राजीव जी ये है कि किस तरीके से नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, जो अभी तक समझे जाते थे कि वो काफी ज्यादा जेंच लगाते थे अल्पसंख्यक मतदाताओं में, तो वो अब किस तरीके से अब अल्पसंख्यक मतदाताओं में जेंच लगा पाएंगे। और अगर इसमें जेंच नहीं लगा पाएंगे तो इनके पास नया मतदाता कौन सा आएगा? हिंदुत्व के नाम पे मतदाता अगर आएगा भी, तो वो नीतीश कुमार या चिराग पासवान या जीतन राम मांझी के पास क्यों जाएगा? तो वो जाएगा, वो बीजेपी के पास जाएगा। तो यानी राजीव जी, बीजेपी अगर इसके पीछे कोई अपनी रणनीति देख भी रही है, तो वो अपने सहयोगियों को ही जो खत्म करने की उसकी रणनीति है। इससे कोई महागठबंधन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। इससे खत्म अगर होंगे तो नीतीश कुमार खत्म होंगे, इससे खत्म होंगे तो चिराग पासवान खत्म होंगे, और खत्म होंगे तो जीतन राम मांझी खत्म होंगे। यानी बीजेपी के सहयोगी ही खत्म होंगे। तो जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो खुलकर अब आए, क्योंकि बिल तो आपने पास करवा दिया, लेकिन अभी भी वक्त है कि आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, जो कि लगता नहीं कि कोई गलती अपनी सुधारने के लिए तैयार हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण संकेत है राजीव जी, वो अख्तारुल ईमान साहब जो है, जो AIMIM के बिहार के चीफ है, उनका इस मंच पर उपस्थित होना एक नए संकेत जो दे रहा है। और उधर जो प्रशांत किशोर है वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जातीय धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और हम तो जो है सबकी अपनी मांग है, कोई भी अपनी मांग कर सकता है, तो हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। ये ठीक उसी तरीके का बयान है कि जब गुजरात के चुनाव में मनीष सिसोदिया गए थे, तो उन्होंने कहा था कि बिल्किस बानो के मामले पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, हम तो स्कूल की लड़ाई लड़ते हैं।
तो भाई प्रशांत किशोर साहब बिहार में कर क्या रहे हैं? अगर आप इस मसले पर बोलना नहीं चाहते हैं तो आप मनीष सिसोदिया की तरह स्कूल की राजनीति गुजरात में करना जो करने गए थे वही आप यहाँ करना चाहते हैं। तो यानी जो बीजेपी की तमाम बी टीमें थी राजीव जी, उनकी पोल अब खुलती जा रही है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, और ये अच्छी बात है कि ये सारी पोल अब खुलती जा रही है, और निश्चित तौर पर इसका बिहार विधानसभा चुनाव पे एक गहरा असर देखने को मिलेगा। और ये भी राजीव जी परीक्षण हो जाएगा कि जिस तरीके से ये डिवाइड करने की बात की गई थी कि अशराफ और अजलाफ में बांट दिया जाएगा, ये रणनीति कितनी भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसका कितना असर, जरा एक बार फिर आना चाहता हूं शाकिब साहब आपके पास। और ये बताइए, एक तरफ वक्फ संशोधन कानून है, मुसलमानों के बारे में और वो जो वोट बैंक के रूप में भी कई पार्टियां इनको देखती हैं, उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी जरा समझाइए। और दूसरा, संविधान के ऊपर जब बात होती है तो क्या संविधान, और राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि दो संविधान पर रैलियां, पर वहाँ रैली नहीं बल्कि वहाँ एक संविधान सम्मेलन किया है वहाँ पे, एक पटना में और एक गया में, उसका कितना असर है? क्या संविधान की चर्चा भी मुस्लिम बिरादरी में है? देखिए राजीव भाई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज की जो रैली हुई है इसका एक मैसेज बहुत क्लियर है कि अभी तक जो कुछ लोग के वोट थोड़ा बहुत ही सही लेकिन तोड़ ले पाएंगे, प्रशांत किशोर हो या इवन ओवैसी साहब भी, अगर ओवैसी साहब महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो इस बार उनको उस तरह का रिस्पांस मिलने नहीं जा रहा है जैसा पिछले चुनाव में मिला था। क्योंकि मुसलमानों को, देखिए एक चीज मुसलमानों के अंदर बहुत घर कर चुकी है, जो उत्तर प्रदेश का हाल है, जो मध्य प्रदेश का हाल है, जो हिमाचल प्रदेश का हाल है, जो हरियाणा का हाल है, जो महाराष्ट्र का हाल है, कि किस तरह से एक मुकदमा दायर होता है, घर पे आके बुलडोजर खड़ा हो जाता है और वो बुलडोज कर देते हैं। इवन यूपी में कानून लागू हुआ है, उसके अगले दिन से मस्जिदों और मदरसों पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो मुसलमानों को ये मतलब ये डर मुसलमानों को इस तरह से बैठ चुका है कि अगर खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता, क्योंकि अगर एनडीए को बहुमत आने की स्थिति में नीतीश जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। एनडीए को बहुमत आने की स्थिति में भाजपा का सीएम होगा, और जिस दिन भाजपा का सीएम हो जाएगा उसके बाद जो स्थिति है उत्तर बिहार की, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह ही होगी कि आप कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी रैली तो खैर बहुत दूर की बात है, उस पे विराम लग गया है। और ये तमाम लोग अब समझ भी रहे हैं, जो मेरी अपनी जानकारी में जो लोग लोजपा से या जनसुराज से या जदयू से टिकट लेने के लिए कूद फांद कर रहे थे, अब वो क्वारंटाइन हो गए हैं, एक तरह से समझ लीजिए। उनको समझ में आ गया है कि कोई फायदा नहीं है, अगर टिकट मिल भी जाता है तो हमको वोट नहीं मिलेगा। दूसरी एक बड़ी बात है, देखिए मेरे हाथ में एक पेपर है राजीव भाई, ये पेपर अभी मेरा बीएलओ मुझे दे करके गया है, ये जो मतदाता गहन पुनरीक्षण वाला मामला है। अब इसमें सारे भाई बहनों का पेपर है, ये मुझी को करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे कलेक्ट करने हैं, इस काम में लगा दिया गया। और आप अंदाजा लगाइए कि कितना मेंटल स्ट्रेस है इस वक्त। सिर्फ मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट बनवाना उनको, और अभी बीएलओ मुझको बोल के गया है कि 2 से 3 दिन में ये आप सबमिट कर दीजिए। मतलब जो सब भाई बहनों का जो भी मतलब कागज है, जो जिसके हिसाब से फिट है, आप सबको जमा करके कलेक्ट करके। अब मेरे 2 भाई बाहर रहते हैं, अब मुझे जाके, एक दिल्ली में है एक दूसरी जगह, मुझे जाके सबका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है क्योंकि उनके पास छुट्टियां नहीं है। तो ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो अब इस डॉक्यूमेंट के काम में लगे रहेंगे कि उनको किसी तरह से अपने, और क्योंकि ये जब वो कह रहे हैं कि आप जब मतदाता सूची तैयार होगी और आप मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे, मतलब आप राइट टू वोट आपका खत्म हो जाएगा। आप जब 2025 के चुनाव में वोट ही नहीं डल पाएंगे तो कल को क्या पता कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जब आपसे कहे कि आपके पास राइट टू वोट नहीं है या आपको डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। ये तमाम बातें यहाँ पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। ये जो वोटर लिस्ट वाला जो काम शुरू हुआ है, और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन इसको बड़ा मुद्दा तो बना ही चुका है, लेकिन इसके साथ साथ इसको लेकर के कोर्ट में भी मामले को जाना चाहिए, इस पर किसी भी तरह से स्टे लगाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो बहुत मतलब आधी से ज्यादा वोटर जो है वो स्क्रूटनी में निकाल दिए जाएंगे। मेरे घर से अगर मैं पूरे भाई बहन सबके परिवार की बात करूं, 6-7 लोग बाहर हैं, कुछ विदेश में हैं, वो कहां से अभी आ पाएंगे। 25 दिन का टाइम दिया गया है राजीव भाई, 1 महीने का टाइम दिया गया। आप बताइए डॉक्यूमेंट 1 महीने में पूरा कर पाना कितना असंभव है। और चलिए मैं डॉक्यूमेंट पूरा कर भी लूंगा, लेकिन करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके पास के आधार कार्ड नहीं है,
और सरकार को लगता है कि कभी वो आधार कार्ड इतना मैंडेटरी कर देती है कि आप राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आप बैंक पासबुक से अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तो आप अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और जब आप चाहते हैं आधार कार्ड को एकदम से खत्म कर देते हैं कि वो मान्य नहीं है। मतलब ये अजीब सा तमाशा लगा करके रखा हुआ है बिहार के अंदर में। और एनडीए के अंदर में, एनडीए के घटक दलों में राजीव भाई आपस में इतनी सरफुटअव्वल है, इतनी सरफुटअव्वल है कि उसको बाहर लाता नहीं है, उसको गोदी मीडिया बाहर लाता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड के अंदर दो फाड़ हो चुका है। एक वो लॉबी है जो अति पिछड़ों की लॉबी है, जो ललन सिंह संजय झा के कंट्रोल को जो देख रही है कि जनता दल यूनाइटेड पर ललन सिंह और संजय झा कंट्रोल करते जा रहे हैं, वो असहज महसूस कर रही है। और दूसरी साइड में महागठबंधन जिस तरह से अपने मुद्दे मतलब अपनी चौसर बिछा रहा है, राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना महादलित समाज से, मंगनीलाल मंडल को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाना। आप देखिए, कोयरी, कुर्मी, धानुक, बिहार में तीन जातियां एक ही इसमें ली जाती हैं। मतलब कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी हो गए जो नीतीश जी की जाति है, और धानुक, ये तीनों एक ही फ्रेम में आती है। मतलब एक ही क्लियरली बताएंगे आपको। लेकिन नीतीश जी के बारे में ये कहा जाता है कि जदयू में भाई कोयरी, कुर्मी का तो कुर्मी मुख्यमंत्री है, कोयरियों को भी उनका अनुपात में जो है वो मिल जाता है, लेकिन धानुकों को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिस समाज से मंगनीलाल मंडल साहब आते हैं। और ये इनकी बड़ी बिरादरी है, 36% की अति पिछड़ों की आबादी है। 36% की आबादी पर मंगनीलाल मंडल अगर काम करना शुरू कर देंगे, और जिस तरह से इनको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है मंगनीलाल मंडल के बाद, एक बड़े पुराने नेता के रूप में, कर्पूरी ठाकुर के करीबी नेताओं के रूप में माने जाते हैं मंगनीलाल मंडल, अनुभवी नेता है। तो अगर उन्होंने, और वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो काम करना शुरू कर चुके हैं। और राजेश राम जी, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं राजीव भाई, राजेश राम जी के बारे में, वो कितने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। मेरा एक दोस्त बचपन का फ्रेंड है, कांग्रेस का जिला महासचिव है। अभी वो एक हफ्ता पहले कांग्रेस के सदाकत आश्रम गया था पटना। अध्यक्ष महोदय वहां बैठे हुए थे, बाहर एक आदमी बैठा था, वो खुद हाथ पकड़ करके ले गया, राजेश राम जी के चेंबर में बिठाया अध्यक्ष जी से मिलने के लिए कि आप चलिए मिलिए प्रदेश अध्यक्ष जी से। वो इतना इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। राजेश राम जी से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपको सदाकत आश्रम में मिलते ही नहीं थे। अखिलेश सिंह तो मिलते ही नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष से मिल पाना मतलब बकरे का दूध लाने के बराबर था। और वो बैठ रहे हैं ऑफिस में, हर जिला ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता जो सदाकत आश्रम में आ रहा है उससे वो मिल रहे हैं। उनके सामने में मेरे दोस्त ने बताया कि 2 महिलाएं ऐसी आई जिनका उत्पीड़न हो रहा है पड़ोसियों के द्वारा, दोनों अति पिछड़े दलित समाज से आती हैं। विधायक जो है सत्तारूढ़ दल का है, उसका संरक्षण प्राप्त है। सामने उन्होंने फोन लगाया डीएसपी को, एसपी को, सबसे बात की, उनको आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपके साथ हम खड़े हुए हैं। तो इस तरह का एक गेस्चर जो कांग्रेस की तरफ से दिखाया जा रहा है। और अभी तो प्रेम सर लौट करके गए हैं यहाँ से, बिहार से, मेरे साथ मुलाकात भी हुई 2 बार। इनको समझ में आया होगा, ये भी सर आपको बताएंगे। कांग्रेस को लेकर के पिछले 3 दशकों में, मतलब मैंने जब से, हम लोग 90s के दशक में होश संभालने वाले लोग हैं, हमने कांग्रेस को लेकर के कभी बिहार की जनता में इतना उत्साह नहीं देखा था जितना राजेश राम जी के बाद में 2025 में मैं देख रहा हूं। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है महागठबंधन के पक्ष में। और यही वजह है, ये जो जनता दल यूनाइटेड के लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन ने हार मान ली है, इसलिए ये लोग जो है जो स्पेशल इंटेंसिव ये जो रिव्यू हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसके खिलाफ है। दरअसल हार उन्होंने मान ली है, उनको समझ में आ गया कि ना उनका। डिस्कनेक्ट हो गए हैं शाकिब, थोड़ी देर में जुड़ते हैं तब तक। लेकिन प्रेम कुमार जी आप हैं जी। प्रेम कुमार जी जो बातें बता रहे हैं, आप भी चूंकि अभी लौट के आए हैं। जी शाकिब जी। हाँ गठबंधन, जी सर जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं, और यहाँ पर जो, चलिए दोबारा आपको जोड़ते हैं, दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रेम कुमार जी जरा इन बातों को आगे बढ़ाइए, कितना असर यहाँ पे पड़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो शाकिब जी की बात से आगे बढ़ते हैं, वो ये है कि कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर सक्रिय इस विधानसभा चुनाव में दिख रही है, और जितना चुनाव से बहुत पहले से सक्रिय दिख रही है, ये बहुत रेयर देखा जाता है। बिहार में तो ऐसा देखा ही नहीं गया लंबे समय से। और सिर्फ जमीन के स्तर पर एक्टिवनेस जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी हैं, उनका भी कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब बिहार में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जब वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाते नहीं,
ये एक्टिविटी कांग्रेस के स्तर पर एक नई बात देखने को मिल रही है। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव बहुत लंबे समय से सक्रिय है और हमें लगता है विधानसभा चुनाव के बाद से वो बैठे नहीं है, लगातार एक्टिव है, लोकसभा चुनाव में भी दिखा है और अब भी सबसे एक्टिव नेताओं में अगर देखें तो तेजस्वी यादव नजर आते हैं। ये बिहार की राजनीति को दिख रहा है इसलिए कि अपोजिशन को लगता है कि ये मौका है कि अब इस बार एनडीए की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं, ये मौका उनको लगता है। लेकिन इस बीच जो चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है उसको लेकर के एक व्यापक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है लोगों के मन में और इसके कारण भी हैं कि क्या हर चुनाव को जीतने के लिए स्वायत्त एजेंसी के साथ इस खास करके चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कुछ ऐसी नीति रणनीति बना दी जाती है जो डिफरेंट होती है। आप लोकसभा चुनाव में याद कीजिए कि अचानक से ये बताना बंद हो गया था कि कितने वोट पड़े। भाई 7-8-11 दिन के बाद में बताया गया था कि कितने प्रतिशत वोट पड़े, किस महिला कितने थे और पुरुष कितने थे। आखिरी चरण का वोटिंग तो चुनाव के नतीजे के बाद बताया गया था। तो वो जो था 5 बजे के बाद अचानक से वोट प्रतिशत का बढ़ना वो सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। ऑपोजिशन इतनी बुरी तरीके से उस समय इस चीज को समझ नहीं पाया और वो एजिटेशन नहीं दे सका। फिर स्टेट लेवल के इलेक्शंस आए, महाराष्ट्र में एक नई किस्म की चीजें सामने आई जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी आवाज बुलंद कर रही हैं कि एक ही मतदाता केंद्र पर एक ही शहर में 7-7 हजार, एक इमारत में 7-7 हजार वोटर्स दिखाया उन्होंने। बहुत सारे पॉइंट्स जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, महाराष्ट्र को लेकर के बात उठी, वो नए किस्म से था। इससे पहले हरियाणा में चुनाव भी हमने देखा, 11% वोट कांग्रेस के बढ़ गए विधानसभा चुनाव में, फिर भी वो सत्ता में नहीं जा सकी। भाई उसमें ईवीएम की मशीनें रिचार्ज अवस्था में पाई जाती थी 99% तक। ये एक नया तरीका था चुनाव को संदिग्ध बनाए रखने के लिए, क्वेश्चन उठाने के लिए, ये काफी है। अब बिहार में एक नया तरीका देखा जा रहा है कि भाई अब वोटर एडिशन नहीं होगा, वोटर डिलीशन होगा, कि बहाने से होगा, वोटर को ही क्वेश्चनेबल कर दिया जाए वोट देने से पहले। तो जिस आप देख लीजिए पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का जो अंतर था बहुत मामूली था, लगभग बराबर, कुछ हजार वोटों का फर्क था पिछले विधानसभा चुनाव में देखें। तो ऐसे में अगर 7-8 लाख 10 लाख वोट भी अगर उन्होंने वोटर लिस्ट से कटा दिया तो 15-20 सीट तो ऐसे ही हाथ में आ जाएगी। तो कहीं चुनाव जीतने के लिए यहाँ भी कोई चमत्कारिक तरीका तो अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जिसको लेकर के अब राजनीतिक दलों में हमें लगता है एक निर्णय लेने का समय है कि हम नहीं मानेंगे इस चीज को, इसी को आंदोलन बना दीजिए। अगर आपके पास में ये समर्थन है आज है तो उस समर्थन को इस आंदोलन में कन्वर्ट कर दीजिए। चुनाव आयोग को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, चुनाव इसी तरीके से होंगे जैसे होते आए हैं, ये नई बातें स्वीकार्य नहीं होगी। इसके बाद एक बात और है, जैसे ये जो एक्सटेंसिव जो इसका फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, जो गहन रूप से जो जांच होगी, ये इससे पहले लगभग 22 साल पहले भी हुआ था ऐसा। लेकिन 22 साल पहले ऐसा नहीं हुआ था कि 1 महीने में टारगेट रख दिया जाए और सबका पुनरीक्षण हो जाए, मतदाताओं का क्या कमी है, क्या बेसी है। अब तो खास करके हमने, हमारे साथी ने बताया भी कि अभी समय शुरू हो गया बरसात का। बरसात में हम भी देख रहे हैं फील्ड में जो हालत है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये 1 महीने में इतना बड़ा टास्क चुनाव आयोग कैसे पूरा करेगा? ये बरसात तो बढ़ने वाली है, बाढ़ के समय आने वाले हैं, तो पूरा होगा नहीं। तो फिर क्या मनमाने तरीके से इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा? ये जो काम 2 साल लगे थे 2003 में, वो काम 1 महीने में कैसे होगा? ये क्वेश्चन है। चुनाव माने मानना ही नहीं चाहिए, अपोजिशन को इस चीज के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। तो पॉलिटिकल एजिटेशन और इस पॉलिटिकल
जो मूव है अपोजिशन का उसको नल करने के लिए, उसके चुनावी फायदे में नहीं बदलने के लिए जो सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के जरिए कर रहा है उसको भी बैलेंस करना अपोजिशन की रणनीति होनी चाहिए। आज केवल जनता के बीच जाकर के एजिटेट करके आप वोट हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल तभी होगी जब बेईमानी को रोकेंगे। बेईमानी नहीं रोकेंगे, आप वोट लेकर के भी 11% वोट ज्यादा ले आए, हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में वोट ज्यादा घटा नहीं बढ़ा, लेकिन आपसे ज्यादा वोट बढ़ा करके आ गया एनडीए, महागठबंधन से बढ़ा करके एनडीए आ गया, वो और ज्यादा ले आया। वो कहां से लाया, वो चमत्कार है। तो इस चीज को रोका नहीं जाएगा तो फिर हम सारी चीजों जो बात कर रहे हैं, जो दिख रहा है हमें दिखते हुए फिर हम लगेगा कि हमने देखा ही नहीं, अब हम ये देख ही ना पाएंगे जो होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। साकिब साहब जरा अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। सर मैं कह रहा था कि ये जो अभी आप देखिए, ये जुलाई के फर्स्ट वीक से या सेकेंड वीक से कोसी बराज का गेट खोल दिया जाएगा, नेपाल से जो पानी छोड़ते हैं, और पूरा सीमांचल पानी में डूब जाएगा। इवन सरकारी कार्यालय में भी पानी आ जाएगा। ये डीएम साहब का जो ऑफिस है वो कहीं 7 मंजिला पे नहीं बना हुआ रहता है, वो पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा। लोग कहां पनाह लेंगे, किसकी छत पर पनाह लेंगे? मुझे बाढ़ में काम करने का सर 10 सालों का तजुर्बा है, बिहार से लेकर के चंपारण से लेकर के हर जगह मैंने वो स्थितियां देखी हैं बाढ़ में कि अगर मुझे 2 दिन, हमारे जैसे लोगों को 2 दिन वहां छोड़ दिया जाए तो हम लोग शायद बीमार पड़ जाएंगे, एटी के मरीज हो जाएंगे। उस तरह से नरकीय जीवन जीते हैं वो लोग। उनके पास कुछ नहीं होता है, 2 पतीलियां होती हैं, 2-3 थालियां होती हैं, एक आध बिस्तर एक्स्ट्रा होता है, एक कपड़ा पहनने के लिए होता है, वो छत पे कहीं लेके बैठे होते हैं। इस तरह से वो महीने 2 महीने काटते हैं। उनके पास चूल्हा जलाने के लिए नहीं होता है, रेडी टू ईट फूड हम लोग उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब उनके पास पहनने का कपड़ा नहीं होता है बदन पर, तो वो कहां से अपने कागजात लेकर के जो है भागेंगे और दौड़ेंगे। और दूसरी बात, जब सरकारी कार्यालय में भी पानी भरा हुआ रहेगा तो कागजात बनाने वो कहां जाएंगे? क्या पटना में जाकर के सेक्रेटेरिएट सीएमओ बनाएगा बैठा करके, मुख्यमंत्री नीतीश जी का कार्यालय सारा कागज निर्गत करेगा, या ब्लॉक लेवल का अधिकारी बीडीओ जाके जो है किशनगंज का कोई बीडीओ जाके पटना में बैठ करके कागज बनाएगा किशनगंज के लोगों का? ये एक मतलब ये इम्पॉसिबल प्रैक्टिस है जिसको चुनाव आयोग करने जा रहा है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो, और आप आधार कार्ड को अमान्य कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ, 1987 से पहले हो तो किसी का एक का जन्म प्रमाण पत्र दो। मतलब क्या है, किसी के पास सरकारी नौकरी है तो वो सरकारी नौकरी वाला जो है पेंशन बुक है वो लगा देगा। मान लिया मेरे पिताजी का पेंशन बुक है, मैं लगा दूंगा। जो सरकारी नौकरी में जिसके पिता नहीं है वो क्या करेगा? मेरा अभी एक कजन मेरे सामने बैठा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले उठ के गया है, वो कह रहा है कि बीएलओ ने कहा है कि अपने दादा का जन्म प्रमाण पत्र ला करके दीजिएगा। कह रहा है कि अब्बा का जन्म प्रमाण पत्र तो है ही नहीं, हम दादा का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाके देंगे? और दादा तो अब दुनिया में भी नहीं है। तो हमने कहा कि आपने पूछा नहीं उनसे कि दादा का जन्म प्रमाण पत्र हम कहां से लाके दें? अब्बा का कहिएगा तो बनवा देंगे ब्लॉक में दौड़ दाड़ करके, हम दादा का कहां से लेकर के आएंगे? तो ये स्थिति हो गई। और ये आप देखिएगा, ये जो टास्क जो अभी शुरू हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है इससे। जनता के पास जैसे जैसे बीएलओ जा रहा है और जैसे जैसे उसको समझा रहा है कि ये कागज लगेगा, वो कागज लगेगा, जनता को लगने लगा है कि उसके साथ में मतलब उसको एकदम मेंटल स्ट्रेस की तरफ धकेल दिया गया है। ऐसा नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा जो है, इसमें एक ही इनका उद्देश्य है कि जो महागठबंधन की तरफ जाने वाला वोटर समूह है उसको किसी तरह से स्क्रूटनी करके निकाल देना है, और जो इनका अपना है उसको वो किसी तरह से भी जोड़ लेंगे। कागज नहीं भी होगा तब भी उनको यकीन होगा, अच्छा ये सवर्ण है इसको जोड़ लो, ये वैश्य है इसको जोड़ लो। ये कहानी चलेगी अभी। तो बिहार की स्थिति सर ऐसी हो गई। और जबकि फरवरी में, राजीव सर, फरवरी में फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, तमाम बीएलओ को दी जा चुकी है। फाइनल मतदाता सूची जो है फरवरी में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए प्रकाशित कर दी है चुनाव आयोग ने। और उसके बाद आप ये लेकर के आते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, विशेष गहन सर्वेक्षण, मतलब ये बोल करके, और उसमें आप जो प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है कि जो है वो सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, जो अभी बाहर है, जो विदेश में है। और सबसे बड़ी बात, जो गरीब तबका है, जो मेहनत कश तबका है, जो तंबू गाड़ के रहता है, जिसके पास बमुश्किल आधार कार्ड हो पाता है, वो कहां से तमाम कागजात आपको ला करके देगा? ना वो सरकारी नौकरी के कागजात दे सकता है, ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकता है, ना जमीन का कागज है उसके पास। उसका क्या होगा जब आपने आधार कार्ड को अमान्य कर दिया है?
ये एक बड़ा सवाल है सर, और मुझे लगता है कि ये वक्फ के इशू के बाद मैं इमारत शरिया से भी बोलना चाहूंगा कि अगर इमारत शरिया के लोग भी इस वीडियो को देखें तो अब उनको इस मुद्दे पर एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। और विपक्ष के तमाम दलों को सिर्फ आंदोलन खड़ा करने से काम नहीं होगा, आपको लीगली पटना हाईकोर्ट मूव करना पड़ेगा, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ेगा, कोर्ट एक बार तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा कि कोर्ट से आप कहिए तमाम टेक्निकल जो है वो चीजें बता करके कि इस पर स्टे आप लगाइए, अन्यथा बहुत बड़ी आबादी वोटर्स जो है वोट देने से वंचित रह जाएगी इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बड़ी आबादी जी। और प्रशांत जी, संविधान का मामला तो है ही, लेकिन ये एक बहुत गंभीर मसला है जिस पे हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं, और उसमें वोटर वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है, इंटेंसिव वेरिफिकेशन का काम, उसकी शुरुआत आज से ही हुई है। और आज इधर पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल को लेकर जो बातें, वक्फ कानून को लेकर जो कुछ हुआ, उस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। आपसे ज़रा इस मसले को भी, संविधान के मसले पे भी आप अपनी बात रखना चाहते थे। जी देखिए, जो साकिब साहब बता रहे हैं वो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, इनके पास बीएलओ ने भेजा है जी। और अब आप सोचिए कि लगभग आधे बिहार में यही स्थिति है और ये अफरा तफरी बढ़ेगी। इसमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इलेक्शन कमीशन के जरिए जो भी हो, इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा पूरे बिहार में कि जितना वोट आप समेटेंगे या जितने लोगों को डिस्क्वालीफाई करेंगे, उससे ज़्यादा वोट आप गंवा देंगे। बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट जाएगा और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आएंगे, इसमें तमाम वंचित वर्ग के लोग आएंगे और बिहार के अंदर एक नया पॉलिटिकल विमर्श इस इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज से बन जाएगा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किस तरीके से लोगों को मताधिकार से वंचित कर रही है। तो ये इसका नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान होगा और मेरा अभी भी ये मानना है कि ये चल नहीं पाएगा जो साकिब साहब बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगले एक सप्ताह के अंदर बिहार के अंदर कितनी अफरा तफरी होगी, ये चल नहीं पाएगा। इसमें चाहे कोर्ट इंटरवीन करेगा, चाहे वो सरकार करेगी, लेकिन या इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करेगा, ये चल नहीं पाएगा। इस तरीके से नहीं हो जाएगा कि अब आधे बिहार को जो है मताधिकार से वंचित कर दें इलेक्शन कमीशन। और जो शर्तें हैं, ये जो साकिब साहब बता रहे हैं, ये फॉर्म आप मुख्य चुनाव आयुक्त को दे दीजिए और उनसे पूछिए ग्रैंडफादर का वो लेकर आए अपने प्रमाण पत्र। मुख्य चुनाव आयुक्त का ही वोटर आईडी नहीं बन पाएगा जी। आप आम जनता की क्या बात कर रहे हैं? इतने इस तरीके की टफ कंडीशन में कौन बना पाएगा? हम आप नहीं बना सकते। दूसरी बात, जो संविधान की बात है राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर बीजेपी ने एक बार सेल्फ गोल किया है। संविधान के मसले पर 300 पार 400 पार का ध्वस्त हो गया नारा, 240 पर अटक गया आके, और उसी संविधान से बड़ा परेशानी हुई। मोदी जी ने उसको माथे पे लगाया और सब कुछ किया, और राहुल गांधी संविधान को लेकर पूरे देश में घूमे वो लाल रंग की किताब दिखाते हुए। अब बिहार में भी जैसा आपने बताया कि वो 2 संविधान सम्मान सम्मेलनों में जा चुके हैं। संविधान का एक विमर्श समाज में चला गया है, उससे बीजेपी परेशान है, मोदी जी परेशान है। उन्होंने मौका लिया, मौका उठाया इमरजेंसी के 50 वर्ष का और संविधान हत्या दिवस मनाया। वो संविधान हत्या दिवस के पीछे मंशा यही थी कि जो संविधान का मामला कांग्रेस उठा रही है, उससे कांग्रेस को डिस्क्रेडिट कर दें, फंसा दे कांग्रेस को कि कांग्रेस ने संविधान को नुकसान पहुंचाया था। दत्तात्रेय होसबोले और जगदीप धनखड़, इन 2 लोगों ने इस पूरे अभियान की हवा निकाल दी। फिर से उसको एक संशय पैदा कर दिया कि ये संविधान। जरा प्रशांत जी को लाइए स्क्रीन पे। जी प्रशांत जी। हाँ, तो ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये समानता का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये पूरा नैरेटिव वापस आ गया है दत्तात्रेय होसबोले और मान्यवर जगदीप धनखड़ के कर कमलों से। तो ये पूरा अभियान सोचा गया था
कि संविधान हत्या दिवस के जरिए हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देंगे, इमरजेंसी के भूत को वापस लाके, इसकी पूरी हवा निकाल दी है। ये बड़ा सर्वगोल है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इस बात को समझेंगी और वापस उस संविधान वाले विमर्श में आएंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़रा संविधान का विमर्श और उस बीच इधर वोटर इंटेंसिव वेरिफिकेशन का काम जो चल रहा है, वोटर लिस्ट का काम जो चल रहा है, आज से इसकी शुरुआत हुई है बिहार में। और चुनाव से ठीक पहले 3-4 महीने में चुनाव है, और उससे पहले जबकि फरवरी में ये वोटर लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका था और उसमें से 4 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे, ये खबर भी थी। लेकिन अब कितने लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे, जबकि 37% ऐसे वोटर्स हैं वोटर लिस्ट के हिसाब से। सरकार का ही कहना है कि 37% ऐसे हैं जिनसे उनके पिता और का जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट है माता पिता का, वो मांगा जाएगा। तो 37 और 8 करोड़ वोटर्स हैं बिहार में, 13 करोड़ पॉपुलेशन है। जयशंकर जी बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार की राजनीति को भी आप जानते हैं। नहीं, वाकई है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव की प्रक्रिया तो बहुत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब चुनाव के समय जब चुनाव मतदाता सूची तैयार हो गई, एक तो जो 30 लाख लोग मतदाताओं को आपने हटाया, उसको लेकर ही विवाद है। देखिए, इनके लिए बड़ी सहूलत हो जाती है ना भाई। पहले भी ये काम होते थे, लेकिन तब उतना सहूलत नहीं होती थी। अभी क्या है कि इनके लिए कि साहब, जहाँ देखा मुस्लिम नाम डाउटफुल एंटिटी में डाल दो, जहाँ देखा यादव नाम डाउटफुल एंटिटी में डाल दो, उसको निकाल बाहर कर दो, या ऐसे इलाकों को थोड़ा सा अलग करके उनका बूथ बदल दो, सब कुछ इस तरह का ये मैनेजमेंट ये लोग करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हम बार बार इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं जब भी इस तरह की जब बातें होती हैं राजीव जी, कि अपोजिशन को अपनी चुनावी मशीनरी को मजबूत करना होगा जी। सिर्फ आप रैलियां संबोधित करके, बहुत बड़ी रैली हो गई, लाखों की भीड़ जमा हो गई। मुझे याद है कि पिछली विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ हो रही थी, उसको देखते हुए लगता ही नहीं था कि कहीं कुछ है, सामने कोई है। लेकिन नतीजों ने सब बदल दिया। अब नतीजों ने बदल दिया, कैसे बदल दिया, उसमें किस तरह की हेरफेर की गई, किस तरह की धांधली की गई, ये भी कोई छिपा हुआ नहीं है। तो उस समय से ही हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन को अपनी रणनीति बदलनी होगी, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस चुनाव मैनेजमेंट पर देखना होगा। मतदाता सूची तैयार हो, उसमें अपने लोगों के नाम हैं कि नहीं हैं, अपने जो नए नाम जोड़ने वाले थे जुड़े कि नहीं हैं, जो फर्जी नाम जुड़े हैं सरकारी पक्ष से या किसी और पक्ष से जुड़वाए गए हैं, उनको हम कैसे निकाल बाहर करेंगे। संशोधित मतदाता सूची आ रही है तो उस पर भी निगाह रखेंगे। ये सारा काम करना होगा। उसके बाद फिर पोलिंग से लेकर के काउंटिंग तक आपको अपनी पूरी मशीनरी तैयार करके रखनी पड़ेगी। ये तो जरूरी बात है। लेकिन असली चिंता की बात जो है ना, देखिए, बड़े 2014 से लेकर के आज तक जो है जी, मोदी जी और उनकी सरकार ने बड़े ही सलीके से आरएसएस के जितने भी एजेंडे थे सब पर उन्होंने अमल कर दिया है। जो तो विवादित मुद्दे थे, हालांकि मुझे याद अच्छी तरह से कि 2000 में इन्हीं मोदी जी ने कहा था कि साहब, जो भाजपा के विवादित मुद्दे हैं उनको ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद एक एक मुद्दों को उन्होंने लागू कराया है। और अब संविधान, असली संकट उनको संविधान से है। संविधान को लेकर के जिसमें समता, स्वतंत्रता, समानता का जो अधिकार दिया मिला हुआ है, समाजवादी समाज या धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने की जो परिकल्पना की गई है, प्रस्तावना में डाला गया है, उससे इनको तकलीफ हो रही है। हालांकि आज कहाँ समाजवादी समाज तो आज कहीं है नहीं। आज तो अडानी समाज है, अंबानी समाज है, और भात भात करते हुए मर जाने वाली आदिवासी महिला का समाज है। तो ये इस तरह की खाई जो बट गई है, हालांकि उसके बावजूद अगर संविधान में है, अगर वो भी खत्म कर देंगे आप, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। इसलिए देखिए, ये प्रशांत एकदम सही बात कह रहे हैं कि अब सोचता कुछ और है कोई, या होता कुछ और है। सोच में उनके कुछ और है, लेकिन जो संविधान का मुद्दा लोकसभा के चुनाव में गर्म होते होते उनको 240 तक सिमटा दिया था,
वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। विपक्ष भी उधर से थोड़ा ध्यान अपना हटा रहा था। अब दत्तात्रेय होसबोले साहब ने उसको फिर से उस मुद्दे को जीवित कर दिया है। सीधी सी बात है, उनके दिमाग में है कि भाई समाजवादी धर्मनिरपेक्षता की बात हटा करके हिंदू राष्ट्र कैसे कायम किया जाएगा, उसको प्रस्तावना में शामिल किया जाए, कैसे शामिल किया जाए, ये इनकी चिंता का विषय है। और देखिए, उनको असल में मुसलमानों से उतना नहीं है, क्योंकि मुसलमान सीधे टारगेट पे आ जाते हैं, उनको पहचान करना, उनको निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो असली चिंता का विषय उनके लिए है कि जो दलित, महिलाएं, पिछड़ी जातियों के लोग, अति पिछड़ी जातियों के लोग जो बराबरी के लेवल पे आ गए हैं, वो क्यों हो रहा है? जो जमीन के नीचे बैठते थे, हमारे पांव के नीचे हमारी जूती साफ करते थे, वो लोग आज मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने लग गए हैं। तो इनको इनकी हैसियत पे लाना है। असल तो इनका एजेंडा सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, संघ परिवार का यही है। अब उसके काम के लिए कितने लोगों का इस्तेमाल करेंगे? वो मोदी जैसे लोगों का भी इस्तेमाल कर लेंगे जो पिछड़ी जाति का अपने को बताते हैं, नीतीश कुमार का भी इस्तेमाल कर लेंगे, दलित समाज के कहने वाले अपने को चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। भाई क्या वजह है कि जब वक्फ संशोधन विधेयक पे मतदान हो रहा था, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन मांझी और चंद्रबाबू नायडू के लोगों ने सपोर्ट किया था? कोई तो वजह होगी। क्या कमजोरी थी आपको? आपने एब्सटेंट भी नहीं किया। ये भी नहीं कि हम उठ करके चले जाते तो भी वो विधेयक गिर सकता था। लेकिन इतना भी हिम्मत नहीं, साहस दिखाने की जरूरत नहीं कर पाए नीतीश कुमार या मांझी या चिराग पासवान या चंद्रबाबू नायडू या अपना एकनाथ शिंदे जैसे लोग जो भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बैसाखी पे सवार होकर के संघ परिवार अपने एजेंडों को लागू करवा रहा है। भाई 2014 से ही एनडीए के सारे घटक दल तो साथ में है ना। और 3 तलाक से लेकर 370, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का मामला, राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण, कॉमन सिविल कोड पे चल ही रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कर दिया, पहले कॉमन सिविल कोड बोलते थे, अब उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे हैं। फिर वक्फ संशोधन विधेयक कर ही लिया। तो एक एक करके अपने सारे एजेंडों को वो लागू करते जा रहे हैं। और उसी की अगली कड़ी में है संविधान में संशोधन, ताकि एक बार ही खत्म हो जाए मामला, ही व्यवस्था खत्म हो जाए। समझाएंगे आराम से, कहेंगे अरे भाई ठीक है, अब तो क्या, समाजवाद को तो बहुत पहले ही तिलांजलि दे दिया लोगों ने, और पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता तो ठीक है, वो तो व्यवहार आचरण की चीज है, उसमें संविधान में रखने की क्या जरूरत है। तो नीतीश बाबू इसको भी सपोर्ट कर दीजिए। पता नहीं उसमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात इसमें अपोजिशन को और सबके लिए, मतलब सिर्फ अपोजिशन का काम नहीं है, एक आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि देश जिस दिशा में जा रहा है उसको उस दिशा में जाने से रोकना होगा। जरूरत पड़े तो सड़कों पे उतरना भी पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट, छोटा सा कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इन तमाम मसलों के बीच बिहार का चुनाव? राजीव जी, बिहार का चुनाव असल में 2-3 मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। दत्तात्रेय होसबोले साहब का बयान जो है वो भी बिहार के चुनाव में मुद्दा रहेगा, और जातिगत जनगणना भी मुद्दा रहेगी, और ये जो पुनरीक्षण है मतदाता सूचियों का, ये भी अब एक चुनावी मुद्दा रहेगा। अब ये चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लग ये रहा है कि ये नुकसान पहुंचाने जा रहा है। लेकिन यहाँ राजीव जी, विपक्ष से भी एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सिर्फ ट्विटर पर बयान देकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे काम चलने वाला नहीं है। और आप सिर्फ चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखते रहेंगे और चुनाव आयोग चिट्ठियों का जवाब देता रहेगा तो संदेशों से खेती नहीं होगी। अगर आप विपक्ष हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाइए, वरना मोदी जी राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तय करने के लिए चुनाव आयोग पर घेरा डालो, जो पहले समाजवादियों का नारा होता था वो करना पड़ेगा। चुनाव आयोग पर घेरा डालना पड़ेगा, और जो भी आप आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, उन पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तय करने के लिए बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, वरना न जातिगत जनगणना होगी, और जातिगत जनगणना तब होगी जब वोट पड़ेंगे। अब वोट ही नहीं पड़ेंगे तो काहे की जातिगत जनगणना, और काहे की कोई और राजनीति, और काहे का वक्फ कानून। तो इसलिए सबसे पहले चुनाव आयोग से निपटिए, बाकी सब चीजें होती रहेंगी। तो इसलिए जो पहला सिद्धांत होना चाहिए, पहला जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, वो इस चुनाव आयोग से निपटना होना चाहिए। बाकी अब जो चीजें हैं वो द्वितीयक हैं, वो बाद में निपटती रहेंगी। लेकिन अगर चुनाव आयोग से आप नहीं निपट पाए तो फिर किसी भी आपके मुद्दे का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, प्रेम कुमार जी, शाकिब साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। असलम चिश्ती जी हमारे साथ हैं, एक है हमारे साथ दीपक शिंदे जी हमारे साथ बने हुए हैं, पूरन पाटीदार साहब हैं हमारे साथ, मोहम्मद आलम, शिव कुमार पारिक, राजेश कुमार धनकर, देवेंद्र चटर्जी, फातिमा मोहम्मद जी भी हमारे साथ हैं, और हिरजी पटेल, दीपक शिंदे, AK राजेश कुमार धनकर साहब, ज्योति जी भी साथ में जुड़ी हुई हैं, सुधीर जोशी हैं, उदय